धरती को बने हुए करीब 4.5 अरब साल हो चुके हैं और 3.7 अरब साल पहले जनजीवन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। उसके बाद में किस तरह क्रम बढ़ा और किस तरह मानव जाति है, प्रजाति है वो धरती पर आई। आज हम उससे जो घटनाएँ पूर्व में घटी है उन सबको जानने के लिए आज हम रतनगढ़ के बरपाल सर गाँव के पास थार नेचुरल हिस्ट्री फोसिस म्यूज़ियम में आए हैं, जहाँ पर हमें इस संबंध में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं रिपोर्टर पारुल के साथ। हम देखते हैं कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इतने अरब सालों पहले हम कैसे थे और उसके बाद कैसे कैसे प्रारूप में ढलते रहिए। तो आइए देखते हैं हमारी थार नेचुरल फॉसिल्स म्यूजियम को। तो अब हम आ गए हैं अपने थार नेशनल पार्क के अंदर और हम मिल रहे हैं यहाँ के गाइडर से जिनका नाम है तिलोक जी, और तिलोक जी हमें गाइड करेंगे कि यहाँ क्या क्या है। और ये इनका रॉक गार्डन है और रॉक गार्डन के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। पहले तिलोक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैं यहाँ का क्यूरेटर हूँ। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ का संस्थापक हूँ। और मैंने यहाँ जो कलेक्शन किया है इसमें पूरी दुनिया से जो बेस्ट है उनका कलेक्शन किया है। यहाँ के आप विजिट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन हैं, आपका जो प्रादुर्भाव हमारी पृथ्वी पे हुआ है वो किस ढंग से हुआ है। यहाँ प्रथम जो जीव था अपनी पृथ्वी पे, वहाँ से लेके और होलोसिन टाइम तक का पूरा इतिहास है। बाकायदा एविडेंस के साथ में आपको फॉसिल्स में जो जीवाश्म अवशेष है उनको भी यहाँ मैं आपको डिस्प्ले करूँगा। और साथ ही साथ मेरे पास कुछ विशेष कलेक्शन है जो इंडिया में कहीं नहीं है। मैं इंडिया का एकमात्र इंसान हूँ जो उल्कापिंडों का कलेक्शन करता है। इसके लिए मैंने यहाँ अपने हाथ पे टैटू बना रखे हैं। मेरे पास में 9 प्रकार के मीटेराइट्स है उल्कापिंड। आई एम सॉरी, थोड़ा टोटी टैटू यहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि तिलोक जी ने अपने हाथ पे उल्का पिंड की सारी अपनी डेट वाइज सब कुछ नोट कर रखा है कि यहाँ 1976 में S3.8 दाज लिखा है, 1994 में H LOH लिखा है, 1996 में EPK लिखा है और 2001 L5 ARK, 2017 CM2 मक, 2020 2022 2022 और 4000 BC आइचोम। ये कह रहे हैं कि ये पूरे इंडिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उल्का पिंड को भी संरक्षित करके रखा है हमारे लिए। तो तिलोक जी, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और भी जानकारी लेना चाहेंगे। आपका जो इसका जो भाव है जो आपने संजो के रखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना टाइम हो गया आपको म्यूजियम को संजो के रखे हुए? म्यूजियम मुझे 20 साल हो गए हैं। और अभी जो मैंने उल्का पिंड पे मेरा इंटरेस्ट लगभग 10 सालों से है। मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। और मेरा अभी एक 2022 का गुजरात में एक ओबराइट मीटियोराइट गिरा था जिसे बुध ग्रह से माना जाता है। उस पर भी मेरा रिसर्च पेपर चल रहा है। और रिसेंटली बाड़मेर में अभी जो गिरा था मई के महीने में, उनको अभी हमने फाइंड किया है, उस पर रिसर्च चल रहा है कि वो किस प्रकार का है। जब वो पूरा रिसर्च हो जाएगा उसके बाद में फिर हम उसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। तो उल्का पिंडों पर रिसर्च चल रही है और अब ये देखते देखते हम बढ़ते हैं रॉक गार्डन की तरफ और जानेंगे कि यहाँ जो इतने पत्थर और ये सब मार्किंग करके रखी है, तो ये क्या है तिलोक जी, बताएं। ये आप देखिए, मेरे पास में ये कलेक्शन है, इसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं इस रॉक को। ये मेरे पास में बर कॉन्ग्लोमरेट का स्टोन है। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे पेबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जब रिवर का जो वे होता है नदी का, उसमें ये बनते हैं, राउंडेड शेप है इनकी। और इसका एज है 124 करोड़ साल। यानी कि आप जो अवशेष देख रहे हो ये 124 करोड़ साल पहले की नदी की जो बेड था, फ्लोइंग का जो वे था, वो आप देख रहे हैं। अभी ये स्टोन बन चुका है 124 करोड़ साल में। ये अवसादी चट्टानें हैं। और जो बलुआ पत्थर जिसे हम बोलते हैं, हमारे यहाँ जो आर्किटेक्ट में यूज भी हो रहा है, हमारा इतिहास भी से जुड़ा हुआ है। ये बलुआ पत्थर है, पूरा सैंडस्टोन है। आप देख सकते हैं इसमें लेयर बाय लेयर जो डिपॉजिट हुआ था और करोड़ों वर्षों में ये पूरा स्टोन में कन्वर्ट हो गया। ये मेरे पास में अलग अलग वेराइटी के सैंडस्टोन है, नीचे म्यूजियम में भी है। यहाँ मैंने बाहर भी कुछ डिस्प्ले कर रखा है। संयंत्रित चट्टानें होती है, अर्थात जो मेटामॉर्फिक चट्टानें होती है वो पृथ्वी पे हमारे यहाँ कैसे चेंज होती है। तो यहाँ ये देखिए, इसको शैल बोलते हैं। मोस्टली पेट्रोल इन्हीं शैल में निकलता है। ये जब लाखों करोड़ों सालों तक जिस पे टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वो स्लेट यूज लेते हैं, हमने भी बचपन में ये यूज ली थी। ये रॉक स्लेट बन गई। फिर आगे जब टाइम लगता है, इस पे टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये यहाँ स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये थर्ड स्टेज है, आप देख सकते हैं। ये फिलाइट रॉक है। जैसे हमारे यहाँ जो ये
अपने ब्रिमसर की जो डूंगरी है ये फिलाइट रॉक है पूरा जो। प्रेशर हाँ ये प्रेशर जो धरल है ये फिलाइट रॉक है। उसके बाद फिर टेम्परेचर प्रेशर यानी कि ज़्यादा लगने के कारण फिर ये आगे सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये 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 आप देखिए क्लोराइड सिस्ट है, इसमें आप गार्नेट देख सकते हैं, इसको हम मारवाड़ी में तांबड़ा बोलते हैं। ये जेमस्टोन है तांबड़ा और भीलवाड़ा में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। फिर ये सिस्ट आगे मेटामॉर्फिज्म के थ्रू नीस में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हो ये नीस है, ये रॉक्स आपको लेयर दिखाई दे रही है और नीस आगे फिर मेटामॉर्फिज होता है तो वापस इग्नियस रॉक बन जाती है। ये हमारा बिल्कुल पास का ही स्टोन है या रंधेसर पहाड़ी का, ये लावा से बना हुआ माउंटेन है। ये आप लावा देख रहे हैं, ये रायोलिटिक लावा है। लावा दो प्रकार के होते हैं, एक रायोलिटिक होता है, एक बेसाल्टिक होता है। ये जो कॉन्टिनेंट पे जो लावा होता है ये रायोलिटिक होता है, जो कि ग्रेनाइटिक जब अर्थ के नीचे लावा रह जाता है उस मैग्मा जब वो कूलिंग धीरे धीरे होता है तो ये बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये बड़े बड़े क्रिस्टल है। ये पेग्मेटाइट रॉक्स है जो कि ग्रेनाइट के बाद में अवशेष के रूप में बसती है। आप देख सकते हैं यहाँ ये पन्ना है, देखिए पेग्मेटाइट में पन्ना, ये राजस्थान पन्ने के लिए प्रसिद्ध है और ये राजगढ़ का पन्ना है। आप इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल देख सकते हैं पन्ने के। जेमस्टोन से मोस्टली पेग्मेटाइट्स भी बनते हैं। ये पूरा मेरे पास में ग्रेनाइट का कलेक्शन है और ये समुद्री लावा है, ये समुद्री लावा है, बेसाल्टिक लावा बोलते हैं। और जो मैग्मा होता है उसको हम गैब्रो बोलते हैं। यहाँ फिर हम देख सकते हैं मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस से हमें यहाँ ये मार्बल बनता है। मार्बल के यहाँ आप क्रिस्टल देख सकते हैं CaCO3 कैल्साइट का रूप में। और ये है अल्ट्रामेफिक रॉक जो हमारे यहाँ चाड़वास छापर के पास में एक चाड़वास गांव है, ये वहाँ इसकी माइनिंग होती है और ये काफ़ी दुर्लभ रॉक है। और हमारे मेंटल के अपर मेंटल से ये रॉक्स आई थी लाखों करोड़ों साल पहले। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास में पूरा मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद में ये अल्टर्ड अल्ट्रामेफिक रॉक है। इसमें आयरन और मैग्नीशियम बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। और ये है हमारा तांबे का ओर। हमारे सरफेस पे, धरती के सरफेस पे ऐसे ग्रीनिश स्टेन्स दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक को, जियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि यहाँ तांबा हो सकता है। उसके बाद में फिर ऐसे ड्रिल बोरहोल्स किए जाते हैं, उनसे पता लगता है कि तांबा किस गहराई तक है। अगर वो रिसोर्सेज है वो बेनिफिशियल है तो सरकार वहाँ प्लांट लगा के और जो धातु है इस तांबा है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये तांबे के अवशेष हैं। नीचे आपको ये कॉपर की मैं और दिखाऊंगा नीचे म्यूजियम में, ये रॉक गार्डन में है। ये पहले फ्लाइंग डायनासोर था और फ्लाइंग डायनासोर के अवशेष जर्मनी के अंदर कास्ट रीजन है एक, वहाँ सबसे पहले मिले थे। इसको आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं। आप उधर देखेंगे तो वो रेप्टर डायनासोर का मॉडल बना रखा है मैंने। ये डायनासोर्स में सबसे चतुर डायनासोर था जो ग्रुप बना के शिकार करते थे। और उस डायनासोर के ठीक सामने उधर एक और है ट्राइसोटोपस जो हमारे गेंडे का पूर्वज माना जाता है। और कुछ मैं यहाँ विशेष बात बताता हूँ, मैंने यहाँ गार्डन में एक स्नेक बना रखा है मॉडल के रूप में। इसका नाम है सनाजेह इंडिकस। गुजरात के डोली डूंगरी गांव है, वहाँ इसका फॉसिल मिला था। स्टार्टिंग में पता नहीं लगा कि ये स्नेक है, लेकिन जब स्पेशलिस्ट जो जियोलॉजिस्ट है स्पेशलिस्ट, उन्होंने इस पर स्टडी किया तो पता चला कि ये हैचिंग करने आया था डायनासोर के अंडे खाने के लिए। और उस समय वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिससे उसकी जो बॉडी है पूरी बहरी हो गई। बाद में लाखों साल बाद में, करोड़ों साल बाद जब हमने उसे निकाला तो फॉसिल के रूप में आप देख सकते हो। GSI का ऑफिस जयपुर में, धौली डूंगरी में और जालना डूंगरी में, वहाँ आपको ये फॉसिल देखने के लिए मिल सकता है। मैंने ये मॉडल बना रखा है। ये पेड़ का तना है, इसका एज है 5 करोड़ साल, ईओसिन टाइम, और ये पूरा पत्थर में कन्वर्ट हो गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रिफिकेशन प्रोसेस। पेट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें वो इनऑर्गेनिक चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात जो सी है कार्बन डेटिंग के द्वारा, C14 कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, C14 डिके होता है और उसी रेशो के अंदर फिर वो C है वो पूरा डिके हो जाता है और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसमें रिप्लेस हो जाता है। इसी प्रक्रिया को गौतम ऋषि ने अहिल्या नाम दे रखा था। इट मीन्स जो अहिल्या पत्थर बन गई, इट मीन्स गौतम ऋषि वाज द रिसर्चर एट द टाइम ऑफ त्रेता युग और सतयुग एंड ही वाज सर्चिंग ऑन पेट्रिफिकेशन प्रोसेस। जो जीवन पहले का था उस पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें पत्थर में कन्वर्ट करने की होने की प्रक्रिया को अहिल्या नाम दे रखा था।
हमने कहानियों में उसे अहिला जो माना है, एक्चुअल में इट वाज ए प्रोसेस। तो हमारे रिसर्चर्स ने काफ़ी डीप नॉलेज इसमें इकट्ठा किया है। ये प्रूफ है जीवन पत्थर बनने का। ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो रॉक है इसको एक्टिनोलाइट बोलते हैं। अगर गलती से भी हमने इसे टच कर दिया तो हमारे 7-8 दिन लग जाएंगे, खुजली नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत बारीक फाइबर होते हैं और बारीक बारीक फाइबर हमारे बॉडी में पेनिट्रेट करेंगे, जिससे हमें जलन होगी और खुजली होगी। तो हमने देखा कि रॉक गार्डन कितना शानदार था और कितने दुर्लभ पत्थर हमने वहां देखे। और अब इसी के साथ म्यूजियम के अंदर आते हैं और यहाँ जो दुर्लभ चीजें हैं उन्हें भी देखने का मौका लेते हैं, जिसमें सिर्फ भारत के नहीं विदेश के भी स्टोन और उल्का पिंड, डायनासोर के अंडे, और उसके अलावा में यहाँ देखेंगे तो नगीने, जो नगीने कहते हैं बहुत कीमती होते हैं, जो देश के नहीं विदेश के भी हमें यहाँ देखने मिलेंगे। और कुछ ऐसी चीजें भी देखने मिलेगी जो हमने सोची भी नहीं हो, जैसा कि एक हिलता हुआ पत्थर। तो आगे आगे देखते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। धार नेशनल स्पेशल म्यूजियम में स्वागत है। और मैं आपको रॉक्स में जो विशेष रॉक मेरे पास कलेक्शन में है, ये लैम्प्रोइट रॉक है, इसको लैम्प्रोइट बोलते हैं। और ये है किम्बरलाइट। जो डायमंड निकलता है वो इन दो रॉक्स में आता है। और ये धरती के लगभग 215 किलोमीटर गहराई से आता है डायमंड। लोग कहते हैं ना कि कोयले की माइन में हीरा मिलता है। हीरा कभी भी कोयले की माइन में नहीं बनता, न ही निकलता है। ये लगभग 225 किलोमीटर गहराई से अपर मेंटल से आती है एक रॉक, इसे किम्बरलाइट बोलते हैं। ये किम्बरलाइट है और ये लैम्प्रोइट है। इसी में हीरा प्रिजर्व होता है। फिर वेदरिंग के द्वारा वो धीरे धीरे फ्री हो जाता है और बाद में हमें नदियों में मिल जाता है। और अब मैं थोड़ा सा एक इसमें डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो लाखों करोड़ों सालों में जो हिस्ट्री चेंज होती है जियोलॉजी में, वो किस ढंग से होती है। देखिए आप, यहाँ आपको लहरें दिखाई दे रही है पत्थर में। इट मीन्स कि सेडिमेंट हो रहा है, नदी बह रही है, समुद्र बह रहा है, बहता पानी है, हवाएं हैं। लेकिन लाखों सालों तक ऐसा होता है। फिर जमीन में, धरती के सरफेस में बदलाव आता है। एक समय आता है कि जहाँ समुद्र था, जहाँ नदियाँ थी, वहाँ कीचड़ बचा है। उस कीचड़ में क्रैक्स हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पानी था, समुद्र था, लेकिन यहाँ समुद्र नहीं रहा। ये जो क्रैक्स दिखाई दे रही है, ये कीचड़ के फटने की है। मतलब हम देख सकते हैं कि पत्थर का एक हिस्सा जहां लग रहा है कि कुछ बहा था और जो बहता जा रहा है, और एक हिस्सा एकदम दरदरा और सूखा है जिसके अंदर कुछ क्रम्स हैं, जिनको देख के कह सकते हैं कि इस साइड जो सूखा था और इस साइड नदी बहती थी। ये हमारा इतिहास है जो करोड़ों सालों में है। हमारे जो पूर्वज थे उनके प्रोगोलिथ ह्यूमन टूल्स है। ये आप टूल देख रहे हैं, ये स्टोन का बनता है, ये चर्ट का। उन समय उन्होंने चर्ट पत्थर यूज लिया था। क्यों यूज लिया? क्योंकि चर्ट पत्थर होता है, उसकी खासियत होती है कि जैसे उसे तोड़ते हैं तो शार्प एजेस निकलते हैं अपने आप ही, शार्प करना नहीं होता। और ये काफ़ी इजी है, उनके लिए इजी था। तो ये आप एक्स देख रहे हैं मेरे पास में, ये प्रोगोलिथ ह्यूमन टूल है जो मुझे नर्मदा वैली से मिला। इससे वो कटिंग करना, शिकार करना, ये सब हमारे पूर्वज करते थे। और अब हम आते हैं यहाँ, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। ये नॉलेज के लिए जरूरी है। हमारा सोलर सिस्टम है, ये प्रोटोप्लानेटरी डिस्क है। हमारा सोलर सिस्टम शुरू होने से पहले एक डिस्क था। ये डिस्क से पहला स्टेप ये है और इससे पहला स्टेप ये है। अब मैं बताता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो एक सुपरनोवा से बनी हुई बॉडी है। हम कैसे कह सकते हैं? ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, यहाँ सबसे पहले एलिमेंट बनते हैं। फिर उन एलिमेंट का जो डस्ट और क्लाउड जो होता है, ये क्लाउड बाद में मोलिकुलर क्लाउड है, ये आगे नेबुला बन जाता है। फिर नेबुला का फिर ग्रेविटी से डेंसिटी बढ़ती है और धीरे धीरे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क बन जाती है। फिर प्रोटोप्लानेटरी डिस्क के अंदर हमारे सेंटर में सूर्य होता है। फिर हमारा ये जो सोलर सिस्टम ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, जब आज हम 8 ग्रहों के रूप में देखते हैं। और फिर हम इधर आते हैं, हमारी जो पृथ्वी है इसको, ये क्रस्ट है ऊपर का लेयर, उसके बाद मेंटल है, फिर मेंटल के बाद में कोर है। यहाँ निकल और आयरन है। और जो जो ये मेंटल है इसमें पिघली चट्टाने हैं। और जो क्रस्ट है ये कूल है काफ़ी। आज जो भूकंप आते हैं हमारे, जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती है, कोलिड होती है, तब भूकंप महसूस होता है। और ये एक रूट के द्वारा मेंटल से जुड़ी रहती है, जिसे क्रेटोन बोलते हैं। जब ये रूट्स आपस में टकराती है, इससे ऊपर हमें भूकंप महसूस होता है। और ज्वालामुखी कैसे आता है आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो ओशन की जो क्रस्ट है ये वजन बढ़ने से ही टूट जाती है और मेंटल में चली जाती है। फिर यहाँ ये पिघल जाती है क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा है। फिर जब इसको ना कॉन्टिनेंट्स में क्रैक्स मिलती है तो ये लावा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में
इसका एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमारी पृथ्वी 3.89 अरब साल पहले ऐसी थी पिघली हुई, और बम्बारमेंट हो रहा था, उल्का पिंड आके एस्टेरॉइड टकरा रहे थे। फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ। यहाँ मैंने सीधा 20 करोड़ साल पहले पर आपको जंप करवा दिया। ये एक महाद्वीप था, पेंजिया नाम था, चारों तरफ सागर था, पैंथालासा। फिर ड्रिफ्टिंग के द्वारा इनके टुकड़े हुए, और आज जो 7 महाद्वीप है, किसी समय हमारा जो इंडिया है वो मेडागास्कर अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले इंडिया है वो एक आइलैंड था। और इंडिया वो आज एक आइलैंड, क्योंकि हमारे भारत का नाम जम्बू द्वीपे है। शास्त्रों में देखो कितना सुंदर नाम है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। इट मीन्स ये एक बड़ा द्वीप था, और ये जियोलॉजी से प्रूफ भी होता है कि हाँ ये द्वीप था। हमारे ऋषियों ने दिव्य ज्ञान से ये इस चीज को जाना, और इसीलिए जम्बू द्वीप नाम दिया। फिर बाद में जो हमारा इंडिया का प्लेट है वो तिब्बत की प्लेट से टकराया, बीच में जो टेथिस सागर है ये अपलिफ्ट होके हिमालय बन गया। आज जो समुद्र मंथन की जो हम कहानी ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स ये जो इंडिया इसको तो देवता माना गया, और जो यूरेशिया जो प्लेट थी तिब्बत की उसे दानव माना गया। जब दो प्लेटों का कोलिजन हुआ तो हिमालय के रूप में अपलिफ्ट हो गया। तो ये समुद्र मंथन की घटना है, कितने शानदार ढंग से कहानी कितनी कही है। थार नेचुरल हिस्ट्री फॉसिल म्यूजियम में हमने देखा कि त्रिलोक जी ने बखूबी हमें बताया कि पृथ्वी पहले क्या थी और उसके बाद वो कैसे एक संगठित रूप में आकर और फिर विखंडित होकर वापस से हिमालय से निकलकर और भारत एक द्वीप बना, जिसे उन्होंने अच्छे से समझाया कि हमारी संस्कृति में भी उसको जम्बू द्वीपे कहा गया है। तो ऐसे ही पृथ्वी और चट्टानों को लेकर इन्होंने जो हमें मॉडल दिखाए हैं और मॉडल के द्वारा जैसे समझाया है, बखूबी हमें पता चलता है कि आखिर हमारा जन्म कैसे हुआ और कैसे जहां हम रह रहे हैं उस पृथ्वी का निर्माण हुआ। मरीम देखिए ये खनिज है, मिनरल्स है, इसमें मैंने हार्डनेस के अकॉर्डिंग सभी को डिस्प्ले कर रखा है। ये पूरे मिनरल्स का मैंने इसमें डिस्प्ले कर रखा है, और इन मिनरल्स के अलावा फिर मेरे पास ये जो कलेक्शन है इधर, ये पूरा विदेशों से है। आप देख सकते हो कुंजाइट अफगानिस्तान का, ये तंजानाइट तंजानिया से है। फिर हम देखेंगे यहाँ ये प्रेनाइट अमेरिका से है, मैक्सिकन ये तिब्बत से टर्कोइज है, और ये ब्राजील से अमेजोनाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका के पास में हवाई द्वीप से मेरे पास में ऑब्सिडियन ग्लास है। जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है उस समय ग्लास निकलते हैं ऊपर, ये ऑब्सिडियन ग्लास है। हमारे पूर्वजों ने इसे कटिंग स्टोन के रूप में भी यूज लिया था। यहाँ देख सकते हैं आप लेपिस लाजुली अफगानिस्तान का एक पत्थर है ये, जो हम सेमी प्रीशियस स्टोन के रूप में आज पहन रहे हैं। महाभारत में भी इसका जिक्र आता है। ये एक और निकलता है जिसको पायराइट बोलते हैं, FeS2 फेरस सल्फाइड। ये लोह है अयस्क, आप देखेंगे इसको मूर्खों का सोना भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार इंसान भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है कि ये सोना है। तो ये जो है ये लेपिस लाजुली के साथ में निकलता है। मैंने ये देखो प्रूफ के रूप में लगा रखा है, ये लेपिस लाजुली नीला कलर दिखाई दे रहा है, साथ में चमक रहा है गोल्ड के रूप में, ये पायराइट है। तो कंधारी जानती थी कि पायरेट को किस ढंग से एक अस्त्र के रूप में, एक कवच के रूप में यूज लिया जाए। तो कंधारी ने अपनी आंख की पट्टी खोली, और ये जो पायरेट है इसका पाउडर बनवाया अपने लेबर से, और एक फनल बनाई, विशेष प्रकार की फनल जो भट्टी होती है पिघालने के लिए इसको, और उसने लोहा पिघलाया। वो पिघला के दुर्योधन को कहा कि मेजरमेंट दो, तुम्हारा कवच बनाया जाएगा। आप जानते हो कहानी तो दुर्योधन ने मेजरमेंट दिया, तो उसके चेस्ट का जो कवच बनाया गया था आयरन का, वो फर्स्ट यूज हुआ आयरन का। तो जिसे भीम की गदा नुकसान नहीं कर सकती थी, क्योंकि तांबे का जो कवच महाभारत में जो मिला है खुदाई में बागपत में, वो सब तांबा है, तो वो फोर्स से उसमें बेंड हो सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन आयरन हार्ड होता है। एट द टाइम ऑफ महाभारत इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेल्ट आयरन, बिकॉज आयरन के लिए मेल्ट करने के लिए अबव 1500 डिग्री तापमान चाहिए, तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं था। तो कंधारी ने सबसे पहले विशेष प्रकार की भट्टी का निर्माण किया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सके हैंड फैन से, लेबर्स के द्वारा। और फिर वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आयरन पिघल जाएगा। आप सभी ने अभी तक आयरन को लाल रूप में देखा है लोहार के पास में, पिघला हुआ नहीं देखा। तो ये महाभारत में ऐसा पॉसिबल है कि कंधारी ने आयरन यूज लिया हो, और वो जो कवच दुर्योधन का बनाया गया था वो फर्स्ट आयरन का हो, क्योंकि कहानी में वज्र का बनना बताया गया। इट मीन वज्र मीन्स हार्ड, पत्थर समान हार्ड। तो एक मिथोलॉजी है, मैंने थोड़ा इसको प्रूफ करने की कोशिश की है। फिर हम आते हैं यहाँ
ये देखो मेरे पास में बेंडेड आयरन फॉर्मेशन है एक। वैसे तो ये करोड़ों साल पुरानी रॉक है, इसमें बैंड है आयरन की जगह जगह। इसमें एक विशेष बात ये है कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो ये बैंड नदी में अगर पानी में जा रहा है, ऑक्सीडेशन होना था, इट मीन्स कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। इसे हम हनुमान जी की कहानी से भी थोड़ा जोड़ सकते हैं हम, कि हनुमान जी को जब वज्र लगा तो पवन देवता नाराज हो गए, उन्होंने प्राणवायु को खींच लिया। तुम्हारी पृथ्वी प्राणवायु नहीं रही, यानी ऑक्सीजन नहीं रही। ऑक्सीजन नहीं रहेगी, इट मीन्स कि आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये कुछ कहानियां हम बिलोंग कर सकते हैं, साइंटिफिकली कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ मेटल्स का बताता हूँ जिक्र। आप देखेंगे इसमें ये आयरन का है, हेमाटाइट आयरन है। इसमें आयरन क्रिस्टल आप देख सकते हैं चमकते हुए, डायमंड की तरह चमक रहे। आप देखो थोड़ा, इसके क्रिस्टल ट्रायंगल में डायमंड की तरह चमक रहे, बहुत शानदार चमक है। ये नेचुरल आयरन है। और यहाँ देखिए आप, ये कॉपर है जिसको चैल्कोपायरेट बोलते हैं। इससे गोल्ड भी निकलता है और तांबा भी निकलता है। ये गैलेना है जिसमें चांदी और शीशा निकलता है। और वो स्पिलराइट है जिससे जिंक बना है। और कुछ मेरे पास में माइक्रोस्कोपिक गोल्ड का एक है, कैमरे में नहीं आएगा ये ये वेदर्ड क्वार्ट्ज है और इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक गोल्ड है। क्योंकि इंडिया के अंदर गोल्ड इतना ज़्यादा भंडार नहीं था इंडिया में। अब मैं एक विशेष प्रकार का स्टोन दिखाता हूँ। ये फ्लेक्सिबल सैंड स्टोन है, आप देख सकते हैं हिलने वाला पत्थर है। और ये कोकोनट की तरह आवाज करता है, देखिए पिसा की मीनार झुकी हुई है, हो सकता है वहाँ फ्लेक्सिबल सैंड स्टोन यूज लिए गए हो। आप देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ये पत्थर सच में हिल रहा है, जैसे सीधा पत्थर, और इसका झुकाव भी देख सकते हैं कि हम जिस साइड इसको झुका रहे हैं उसी तरफ झुक रहा है, और ये सच में हिल रहा है। एंड द वॉइस इज ऑलरेडी लाइक वर्किंग। कोकोनट, काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ, ये जो जो हमारा ये जो एग्जीबिशन का जो रूम है, इसमें मैंने सिर्फ जीवन का अवशेष डिस्प्ले कर रखा है। आप देखेंगे मेरे पास में जो हमारे जो पृथ्वी का सबसे ओल्डेस्ट लाइफ का जो प्रिमिटिव लाइफ थी, ये साइनोबैक्टीरिया के रूप में आप प्रूफ देख सकते हो। ये सबसे ओल्डेस्ट है अपनी पृथ्वी का, जो ऑस्ट्रेलिया के, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 12 बदूर से है। और इसका एज है 3.7 बिलियन, यानी 3.7 अरब साल। रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग होती है, उसके द्वारा ही जीवन की डेटिंग की जा सकती है, बाय द जिरकोनियम एलिमेंट के द्वारा। फिर आप देख सकते हो यहाँ, ये साइनोबैक्टीरिया के बाद फिर हम आते हैं कि लाइफ है वो ज्यादा डेवलप नहीं हुई। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था, हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं था। इसके कारण क्या कि पूरा जीवन डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही काई ने, क्योंकि काई वनस्पति जगत में होती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 को तोड़ा और बदले में ऑक्सीजन रिलीज किया, तो इससे 2 अरब सालों में अच्छी मात्रा में वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। तब पॉसिबल हुआ मल्टी सेलुलर लाइफ, बहुकोश के जीवन विकसित हुआ। मेरे यहाँ देख सकते हो आप, ये मल्टी सेलुलर लाइफ है, आप देख सकते हो। आप जी देखिए जूम करके, ये एक स्पॉन्ज है और इसका एज 63 करोड़। ये स्पॉन्ज है, जीवन थोड़ा बड़ा हो रहा है। यहाँ देखिए आप, ये माइक्रोस्कोपिक जीवन देखिए, पूरा तरह तरह के जीव जंतु, पानी का जीवन ये पूरा। यहाँ अभी तक वनस्पति नहीं आई थी बिल्कुल भी। ये आप देख सकते हो कोरल है, ये इसका एज है 45 करोड़ साल। ये कोरल है। और भी यहाँ आप देख रहे हैं विशेष प्रकार का जो जीवन था। अब मैं आपको दिखाता हूँ विशेष प्रकार का जानवर जिसने हमारे जो पृथ्वी का जो समुद्र था, जो ओशन था, उसमें सबसे पहले गति स्टार्ट हुआ। इनको ट्राइलोबाइट बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप पे आप देख सकते हो। इनके रेंगने के प्रिंट देखिए आप, ये यहाँ प्रिंट देख सकते हो रेंगने के, ये आप रेंगने के प्रिंट देख सकते हो, मिट्टी पे रेंगने, सी ड्वेलर था ये। और ये इनकी बॉडी है, इनका एज है 54 करोड़, 54 करोड़ साल पुराने हैं। अब थोड़ा जीवन पानी में कुछ वनस्पति स्टार्ट हो गई थी। अब मेरे पास में अपने इंडिया की सबसे वनस्पति है, वो है ये ग्लोसोप्टेरिक्स है। ऊपर जो आपको पत्ती दिखाई दे रही है ग्लोसोप्टेरिक्स है, इसकी एज है 35 करोड़ साल। यानी जब हमारी इंडिया अफ्रीका के जुड़ा हुआ था, वेगनर ने सबसे पहले ही ये बताया था कि जो ग्लोसोप्टेरिक्स की जो पत्तियां जो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में मिल रही है और कुछ अफ्रीका की मिल रही है, वो ऊपर नॉर्दर्न अमेरिका में नहीं मिल रही। इट मीन्स कि
वो जो लैंड था, जो पेंजे था, वो दो भागों में टूट गया, एक गोंडवाना और एक यूरेशिया। तो जो गोंडवाना लैंड है उसी में ग्लोसोप्टेरिस की अवशेष मिलते हैं, जिनका एज है 35 करोड़ साल। ये इनके बीज हैं, यहाँ देख रहे हो, ये बांस की प्रजाति है। हमारे यहाँ जो जिसको हम डाब बोलते हैं ना, ये देखिए आप, ये 25 करोड़ साल पुरानी डाब का अवशेष है, फॉसिल है ये। फिर मैं आपको जंप करवा देता हूँ। अब हम आते हैं जुरासिक टाइम में। जुरासिक टाइम मेरे पास में ये देखो, ये और तो ये गैस्ट्रोपोड्स है, इनका एज है लगभग 26 करोड़ साल। ये राजस्थान से हैं, जैसलमेर से। ये प्रूफ करते हैं कि वहां किसी समय समुद्र था, छिछला पानी था। यहाँ फिर आप देखेंगे ये एमोनाइट्स है, जो मुझे मेडागास्कर अफ्रीका से मिले, कुछ गुजरात कच्छ से मिले, कुछ जैसलमेर से मिले, कुछ हिमालय से मिले। ये है, ये अपना इसमें मेडागास्कर से, अफ्रीका से, अपने जैसलमेर से। लेकिन ये जो नीचे एमोनाइट जो दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मेटल की एक साइन आ रही है, ये मुर्फू का सोना है, Fe2 फेरस सल्फाइड है। मिनरलाइजेशन हो गया जीवन का, जिसके कारण ये मेटेलिक हो गए हैं। इनकी एज वही है, जुरासिक टाइम है। ये कुछ बाइवाल्व्स है, बाइक्रोपोड है। ये आप देखेंगे कोकोनट है मेरे पास में 10 करोड़ साल पुराना, ये बिना टूटा हुआ है, मेटेलिक है। क्योंकि उस समय जो मैंने अभी बताया था आपको बाहर कि जो पेट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसमें सी का डिके होता है, सी बाहर निकलता है और अदर मिनरल रिप्लेस करते हैं, इसी पेट्रिफिकेशन बोलते हैं, हिल्या बोलते हैं हम। तो जब आयरन कंटेंट आ रहा था डिपोजिट होने के लिए, तो आयरन की बॉडी बन गई, रिप्लेस हो गया मिनरल। आप देख सकते हो कोकोनट का अंदर का शेल है, नट है। फिर हम आते हैं, ये कोरल्स है, लाल मूंगा, नीला मूंगा, कुछ कोरल्स की प्रजातियां, ये बेलविनेट मछलियां हैं, ये उनके हेड है, सर। स्क्विड प्रजाति थी ये मछलियों की। और फिर अब आप आएंगे, ये पीपल का पत्ता है मेरे पास में 5 करोड़ साल पुराना। इसके पीछे देखो आप, पुष्प की डोडी है, बड ऑफ फ्लोर, 5 करोड़ साल एज। ये अपने राजस्थान से मिला मुझे। अब मैं आपको दिखाता हूँ डायनासोर के टाइम का मच्छर, जो गोंद के अंदर प्रिजर्व रह गया। लीलाधर जी, आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरी जहाँ आपको फिंगर लग रही है, देखिए इसमें ये मच्छर है और ये गोंद के अंदर ट्रेप है। ये बर्मा से, एज है 10 करोड़ साल। दुर्लभ चीजें यहाँ देखिए, ये डायनासोर के एग्स है, 2 प्रकार की प्रजातियों के। ये सोरोपोड का है, ये थेरोपोड का है। एक शाकाहारी थे, एक मांसाहारी थे। हमने यहाँ दो प्रकार के कलेक्शन कर रखे है। ये जो है कि सोरोपोड के, इधर वाले थेरोपोड के। ये स्टोन हो गए हैं क्योंकि 16 करोड़ साल, 12 करोड़ साल की एज, इतना काफी ओल्ड होने के कारण इनमें पेट्रिफिकेशन हो गया और कार्बन नहीं रहा। आज हम अगर इसमें देखते हैं, इसको स्कैन कराते हैं, कैट स्कैन, तो उसमें एक जो बच्चा है डायनासोर का, उसका एक हड्डियों का, बोन का स्ट्रक्चर कैट स्कैन में आएगा। इट मीन्स कि जो जीवन है वो उसमें है। यहाँ आप देख सकते हैं डायनासोर्स की बोन्स है। ये मैम आप देख सकते हैं, ये बोन है, लेकिन आज की बोन से ज्यादा भारी है। आप हाथ में लीजिए, ये भारी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेट्रिफिकेशन के द्वारा सिलिकॉन, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिप्लेस हो गया, जिस कारण इसका वजन बढ़ गया। ये बड़ी डायनासोर की हड्डी देखो, ये बोन मेरो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पूरा स्टोन में कन्वर्ट हो गया। ये फीमर बोन है और ये देखिए ये हिप बोन का पार्ट है। आप यहाँ दोनों चीजें देखेंगे, ये बोन मेरो है, बोन है, और ये स्टोन है, बोन के साथ में स्टोन है। ये हिमालयन कुछ मेरे पास में कलेक्शन है हिमालयन का। हिमालय में किसी समय, आज से 50 साल पहले, 4 शिंगों वाला जिराफ होता था, गेंडा होता था, बड़े दांतों के हाथी होते थे जिनको मेमथ बोलते हैं। उनके कुछ बोन फ्रेगमेंट्स हैं मेरे पास में। और ये देखिए मेरे पास में 1 लाख साल पुरानी घोड़े की एटलस बोन है। अब ये पत्थर बन गई है, पेट्रिफिकेशन हो गया। हिप्पोपोटामस का लेग बोन है, बोन मेरो दिखाई दे रहा है, हिमालय से ये मेरे पास में 9 प्रकार की म्यूटेट्स का कलेक्शन है, जिसमें मैं आपको आयरन म्यूटेट दिखा रहा हूँ। ये आयरन म्यूटेट है, अर्जेंटीना में आज से लगभग 6000 साल पहले गिरा था। इसका नाम है कैंपो डेल सिलो। ये आयरन म्यूटेट है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो निकल और आयरन का एक रेशमी रेशो दिखाई देगा आपको, रेशम की तरह। ये मैम देख सकते हैं आप, यू कैन टच इट। जैसे रेशम होता है, उसमें एक चमक होती है, ऐसे थोड़ा सा आप था नेचुरल हिस्टोरी फॉसिल म्यूजियम में हमने देखा कि मानव जीवन श्रृंखला हमें कैसे मिली।
जहां सिर्फ एक लिक्विड्स के शुरू होकर हम पूरी मानव प्रजाति को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ आने के बाद हमें इतनी जानकारी मिली है जो हमें ग्रंथों से भी जुड़ाती है और अपने भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में भी बताती है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े और आगे आगे क्या होने वाला है और क्या क्या प्रजातियां थी और क्या क्या प्रजातियां ऑक्सीजन की कमी से नष्ट हुई या ऑक्सीजन के आने से उनमें बदलाव हुए। ये सब देखने के लिए हम चाहेंगे कि आप भी विजिट करें थार नेचुरल हिस्टोरी फॉसिल म्यूजियम को। और यहाँ त्रिलोक जी से हम मिले जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो रॉक्स हैं जो हमने इन्हें 20 साल लगे हैं इन्हें संजोने में, लेकिन इन्हें हमें जानने में बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, जिससे पता लगा कि हाँ कि सोना ऐसे निकलता है, चांदी ऐसे निकलती है और डायमंड कैसे बनते हैं। तो जितना हम जानते थे उससे हमारी जानकारी से ज्यादा जानकारी हमें मिली है कि तांबा और वगैरह वगैरह जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सब हमें कैसे मिलते हैं और वो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जानकारी है। जानना है तो आप यहाँ आए और इस पार्क को विजिट करें और यहाँ आने के कोई चार्जेस नहीं है। जी हाँ, ये एकदम निःशुल्क है और त्रिलोक जी के द्वारा जो गाइड हमें दिया गया है आप भी लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। और हम इसी के साथ बच्चों को भी कहेंगे कि स्कूल वाले सब बच्चे भी आए और अपने ये जानकारी इकट्ठी करें जो उनके आजकल जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए बहुत सही है। तो हम इस म्यूजियम का एड्रेस आपको बता देते हैं, ये है भरपाल सर फाटक के पास बालाजी मंदिर के अंदर। और त्रिलोक जी से संपर्क करें और निःशुल्क व्यवस्था है, आप यहाँ आए देखें, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है और अधिक से अधिक जानकारी जुटा कर जाएं। तो ये था रतनगढ़ के बरपाल सर फाटक के पास स्थित थार नेचुरल हिस्ट्री फॉसिल म्यूजियम, जहां हमने देखा कि धरती पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। हमें त्रिलोक जी ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, उन्होंने पूरी जो विस्तार से जानकारी थी वो बताई थी। ये म्यूजियम में जो एंट्री है वो एकदम निःशुल्क है। स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इस म्यूजियम का एक बार ज़रूर अवलोकन करें और साथ में आमजन से भी निवेदन है कि एक बार यहाँ ज़रूर आए, ताकि आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलेगी। हमारे पेज के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।